नमस्कार, द न्यूज की स्पीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। नमस्कार, मैं हूं वीणा लालवानी। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे पर निशाना साधा है और उनके द्वारा अपने प्रस्तावित अनशन को रद्द किए जाने पर तंज कसा है। सामने के संपादकीय में लिखा गया है कि अब अन्ना को बताना चाहिए कि वो किसान के साथ है या सरकार के साथ है। संपादकीय का शीर्षक है अन्ना किसकी ओर है। संपादकीय में लिखा गया है, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते अन्ना 2 बार दिल्ली आए और उन्होंने जोरदार आंदोलन किया। इस आंदोलन की मशाल में तेल डालने का काम तो भाजपा कर रही थी, लेकिन विगत 7 वर्षों में मोदी शासन ने नोटबंदी से लॉकडाउन तक कई निर्णयों से जनता बेजार हुई, लेकिन अन्ना ने करवट भी नहीं बदली। ऐसा आरोप भी होता रहा है। मतलब आंदोलन सिर्फ कांग्रेस के शासन में करना है क्या? बाकी अब राम राज्य अवतरित हो गया है क्या? दिल्ली सरकार ने ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब यूके से दिल्ली आने वाले यात्रियों को कोरोना वायरस की जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आने पर 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और 7 दिन अनिवार्य होम क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही चलने का फैसला किया है। यानी अब यूके से आने वाले यात्री अगर एयरपोर्ट पर हुए आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाए जाएंगे तो उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाएगी। दरअसल ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए केजरीवाल सरकार ने अपने पिछले आदेश की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई थी। यूके से भारत आने वाली फ्लाइट्स को लेकर सरकार ने 8 जनवरी को एक अहम आदेश जारी किया था। यह आदेश ट्रायल बेसिस पर 14 जनवरी तक के लिए जारी किया गया था, जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दी गई थी। दिल्ली सरकार आदेश के मुताबिक यह फैसला लिया गया था कि यूके से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा और इसका खर्च भी वही यात्री देंगे। जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको एक अलग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा। जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे उनको 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा और फिर 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। आज बापू को पूरा देश याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजघाट पहुंचकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि वह महात्मा गांधी के सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें। उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। दिल्ली में अपने दूतावास के बाहर हुए धमाके पर इजराइल सख्त हो गया है। इजरायली जांच एजेंसी मोसाद ने पूरे हालात पर वहीं से चौकस नजरें बनाए रखी हैं। पहले तो इजराइल से इसे आतंकी घटना करार दिया, उसके बाद भारत की जांच एजेंसी को मदद करने के लिए आज भारत आ सकती है इजराइल की जांच एजेंसी। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बम में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल के अंदेशे हैं। छोटे छोटे बॉल बेयरिंग भी इस्तेमाल किए गए हैं। सॉफ्ट ड्रिंक की केन के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। शक है कि इसके जरिए विस्फोटक तैयार हुआ। साथ ही मौके से मिली चिट्ठी, लिफाफे और दूसरे संदिग्ध वस्तुओं के सहारे भी एजेंसियां साजिश के सुराग तलाश रही है। हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल दौरे को टाल दिया है और देश में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। कोहरे की वजह से हुए इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह दुर्घटना ओवरटेकिंग की वजह से हुई। थाना कुंदरकी इलाके के हुसैनपुर पुलिया पर कुछ दूर पहले ही एक बस और ट्रक के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। कोरोना को लेकर सरकारें सतर्क हैं। किसी भी प्रकार की ढिलाई देने से पहले उसके परिणामों पर विचार किया जा रहा है। भले ही देश में कोरोना के मामले घटने लगे हैं और वैक्सीन आ गई हो, लेकिन अभी भी सतर्कता में कमी का रिस्क नहीं लिया जा सकता। लेकिन आर्थिक जीवन का पहिया बढ़ाने के लिए भी सरकारों को उपाय करने पड़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार ने कोरोना को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 1 फरवरी से लागू होगी। नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद संस्थान जैसे हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता का 50% इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन इसकी अधिकतम कैप रख दी गई है। यानी 50% 200 की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब 200 की संख्या तक के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इससे पहले यह अनुमति अधिकतम 100 लोगों के लिए थी। हालांकि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यह अनुमति कोरोना के बाकी प्रोटोकॉल के साथ आती है, जैसे फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनर और हैंड वॉश की अनिवार्य उपलब्धता के साथ ही ये अनुमति होगी, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। नए नियमों के अनुसार खुले मैदान क्षेत्र की भी 50% क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो पहले केवल 40% तक किया जा सकता था। राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित इजरायली दूतावास के बाहर शुक्रवार को हुए आईईडी ब्लास्ट की जांच की जा रही है।
इस घटना को लेकर परत दर परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ब्लास्ट से पहले ठीक तरह से रेकी की गई थी और फिर घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि धमाका जिंदल हाउस के सामने हुआ था। यहाँ सीसीटीवी नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस जगह आसपास के भी कई सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आईईडी भले तो इंटेंसिटी का था, लेकिन इसे बचाने के लिए ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले जांच में घटनास्थल से सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के टुकड़े पाए गए थे। कहा जा रहा है कि विस्फोटक तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया गया है। बम धमाके को लेकर तेजी से जांच जारी है। दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में बसे सभी ईरानियों का ब्यौरा जुटा रही है। इसके अलावा दिल्ली के सभी होटलों से संपर्क किया जा रहा है और वहां रुके ईरानियों की जानकारी ली जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट और बाकी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी घटना की जांच पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि जांच के सिलसिले में मोसाद के अधिकारी जल्द ही भारत आ सकते हैं। घटनास्थल से एक पत्र भी बरामद किया गया है, जिसमें बदला लेने की बात लिखी गई है। पत्र में ईरान के जनरल सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह का भी जिक्र किया गया है। इस पत्र में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। महात्मा गांधी के 73वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित कई मंत्री मौजूद हैं। पीएम मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर महात्मा गांधी को याद किया और उनकी समाधि की परिक्रमा भी की। राजघाट पर ही एक तरफ संगीत बज रहा है, जहां भवन कीर्तन चला। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान की साजिशों को लेकर केंद्र सरकार को अलर्ट किया है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अक्टूबर में जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से पाकिस्तान से अवैध तौर पर आने वाले हथियारों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान पंजाब में अशांति फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान की नीयत के बारे में केंद्र को आगाह किया है। समाचार एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है और घुसपैठ की भी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ड्रोन डिलीवरी में तेजी आई है और सीमा पार से हथियार, पैसा और हेरोइन आ रही है। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के पास स्लीपर सेल है, जिसे वह सक्रिय कर सकता है। अशांत पंजाब पाकिस्तान की नीति को सूट करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन साठगांठ कर रहे हैं और भारतीय सेना के 20% जवान ऐसे इलाकों में ताल्लुक रखते हैं जहां किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर चिंता बनी हुई है। जवानों के मनोबल गिरने नहीं दिया जा सकता है। दिल्ली धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी एक संगठन ने ली है। इस संगठन का नाम जैश उल हिंद है। जैश उल हिंद ने सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली। सुरक्षा एजेंसियां जैश उल हिंद के इस दावे की जांच कर रही है। दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने आने वाले बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें आने वाले बजट को लेकर व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने की मांग की गई है। CTI के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने बताया कि कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारी वर्ग को ही हुआ था और अभी भी बहुत सारे सेक्टर कोरोना के कारण हुए नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पत्र लिखकर व्यापारियों ने साथ मांग रखी है। देश भर में कोविड-19 के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण के बीच ही देश में 31 जनवरी से राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान भी चलाया जाएगा। इससे पहले 17 जनवरी से शुरू किया जाना था, लेकिन 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के कारण स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस पर 30 जनवरी की सुबह 11:30 बजे राष्ट्रपति भवन में कुछ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। एक 13 साल के बच्चे को अपने छोटे भाई के साथ एक अन्य बच्चे की लड़ाई से इतना क्रोध आ गया कि उसने डंडे से मारकर 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी। समाज में सहनशीलता की कमी दिखती ये घटना गुजरात के सूरत जिले की है। सूरत के पांडेसरा इलाके में 12 वर्षीय बच्चे की लाश भैंसतान की झाड़ियों में मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को लाश के पास मजबूत लकड़ी का डंडा मिला। जिस बच्चे की हत्या हुई उसकी उम्र तकरीबन 12 वर्ष रही होगी। ऐसे में भला बच्चे का दुश्मन कौन हो सकता है और उसकी हत्या करने वाला कौन हो सकता है? इन्हीं सवालों को दिलो दिमाग में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की तो उसके सामने बच्चे की हत्या के पीछे चौंकाने वाला चेहरा सामने आया। मरने वाले 12 वर्षीय बच्चे की हत्या एक 13 वर्षीय बच्चे द्वारा किए जाने का खुलासा हुआ है। मृतक बच्चे की लड़ाई आरोपी बच्चे के 8 साल के भाई के साथ हुई थी, जहां अपशब्दों का प्रयोग हुआ।
आरोपी बच्चे ने इसी का बदला लेने के लिए सिर में डंडा मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में गिरने के बाद 2 आतंकियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के काकापुरा इलाके के लेलहार में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद शुक्रवार रात को घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया था। उन्होंने बताया कि छुपे हुए आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोली चलाए जाने के बाद तलाश अभियान मुठभेड़ में बदली गई। अधिकारियों ने बताया कि रात को काफी देर तक हुई गोलीबारी के बाद दोनों आतंकवादियों ने अपनी AK-47 राइफलों के साथ सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये समर्पण करने वाले आतंकी किस आतंकी ग्रुप से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों आतंकवादियों की पहचान अकील अहमद लोन और रऊफ उल इस्लाम के तौर पर हुई है। लोन के दाएं पैर में छड़ लगे हैं और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। शुक्रवार की रात करीब 8 बजे आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई थी। इससे पहले सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, जो मुठभेड़ में तब्दील हो गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर बिरसिंहपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक्सिस बैंक के ATM को ब्लास्ट कर उड़ा दिया और उसके बाद नकदी से कैश बॉक्स लेकर फरार हो गए। यह पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल यह घटना 3 बजे रात की बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल कितने रुपए की लूट हुई है ये पता नहीं चल सका है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि सतना जिले के बिरसिंहपुर में एक्सिस बैंक के ATM को बदमाशों ने निशाना बनाया है। ATM को ब्लास्ट कर बदमाशों ने उसके परखचे उड़ा दिए और फिर ATM के कैश बॉक्स को ले उड़े। ATM को ब्लास्ट करने का CCTV फुटेज सामने आया है। पुलिस उसकी छानबीन कर रही है। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। जैसा कि माना जा रहा था कि किसान आंदोलन को लेकर बजट सत्र में हंगामा हो सकता है। पहले दिन कई विपक्षी दलों ने संसद परिवार में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बजट सत्र को लेकर सभी पार्टियों के सदन के नेताओं के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग किए। इस मीटिंग में बजट सत्र सुचारू रूप से चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विपक्षी दल भाग ले पर बातचीत की गई। सरकार की तरफ से सभी विपक्षी दलों को आश्वस्त किया गया है कि सरकार कृषि संबंधी कानूनों समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। बताते चले कि कल 20 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। इसलिए सरकार की कोशिश है कि बजट सत्र में हंगामा न हो। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुक्रवार को सभी दलों के साथ मीटिंग में कहा, सबसे अपेक्षा है कि सदन सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले और सभी संसद की मर्यादा को ना भूलें। जो भी मुद्दे रखना चाहेगा उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। सभी दलों से आग्रह किया गया है कि संसद की मर्यादा को बनाए रखें। सभी ने आश्वासन दिया है। मैंने सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया है। जम्मू की विशेष टाटा अदालत ने रूबिया सईद अपहरण मामले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। कोर्ट ने यह आरोप RPC की धारा 364, 368, 120 बी टाडा एक्ट के सेक्शन 34 और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 247 के तहत तय किए हैं। देश के पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण मामले में जम्मू के विशेष टाडा अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक यासीन मलिक समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। विशेष जज टाडा कोर्ट सुनीत गुप्ता ने SP भट्ट के साथ विशेष PP मोनिका कोहली की सुनवाई के बाद यासीन मलिक को छोड़कर CBI और सभी अभियुक्तों के लिए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के लिए 3 मार्च 2021 को निर्धारित किया। इंडिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब नोवावैक्स वैक्सीन का मानव प्रशिक्षण करने जा रही है। कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अद्दार पूनावाला ने बताया कि नोवावैक्स की वैक्सीन ब्रिटेन में मानव प्रशिक्षण के दौरान 89.3% सुरक्षित पाई गई है, जिसके बाद घरेलू स्तर पर मानव प्रशिक्षण करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया है। कंपनी ने उम्मीद जताई कि नोवावैक्स की वैक्सीन के प्रशिक्षण पर फैसला जल्द ले लिया जाए। केंद्रीय बजट से पहले शनिवार को NDA की अहम बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में NDA के सभी दल के शीर्ष नेता मौजूद रहे। इन सब के बीच जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि LJP अध्यक्ष चिराग पासवान को भी इस बैठक में शामिल होने के आमंत्रण भेजा गया है। हालांकि तबियत खराब होने की वजह से चिराग पासवान की बैठक में शामिल होने की संभावना कम है।
माना जा रहा है कि केंद्रीय बजट से पहले यह एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के नेता से राय ली जाएगी। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर लड़ी थी, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पार्टी 243 सीटों में से केवल एक सीट ही ला पाई थी। इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वे भी केंद्रीय बजट से पहले होने वाली इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। मालूम हो कि कल से ही बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र का पहला भाग 15 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा शाम 4 बजे से 9 बजे शून्यकाल और प्रश्नकाल के साथ कार्य करेगी। मुंगेली जिले के लोरमी थाना के गोड़खामी में शुद्ध खीरी का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गोड़ाखामी निवासी मंजीत उबेजा द्वारा तेलीखामी गांव के आधा दर्जन लोगों को ब्याज में पैसा देकर जमीन रजिस्ट्री करा ली है। साथ ही मूलधन के एवज में जमकर ब्याज वसूलने के बाद भी अब और पैसे की मांग करते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। साथ ही मंजीत उबेजा के द्वारा लेन देन का पावती भी नहीं दिया जाता। बता दें कि मंजीत उबेजा के द्वारा तेलीखामी के आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों को पैसा देने के एवज में जमीन रजिस्ट्री और ब्याज के रूप में अधिक पैसा वसूल ली गई है। वहीं इसकी लिखित शिकायत लोरमी थाने में करते हुए सूदखोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। जिले में अहिंसावादी सिद्धांत से प्रभावित होकर हिंसा का मार्ग छोड़ लोन वराटू अभियान के तहत 2 इनामी नक्सली सहित 16 नक्सलियों ने किरंदुल थाने में आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा पुलिस ने प्रेस नोटिस जारी कर बताया कि लोन वराटू अभियान के तहत अब तक कुल 77 इनामी नक्सली सहित 288 नक्सलियों का समर्पण करवाया गया है। समर्पित सभी नक्सलियों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। समर्पित नक्सलियों में मड़कम हुर्रा जन मिलिशिया कमांडर और हुंगा बारसा डीकेएमएस अध्यक्ष हैं, जिन पर 1-1 लाख का इनाम घोषित था। वहीं बाकी समर्पित नक्सलियों के संगठन से जुड़े थे। महिलाओं के यौन उत्पीड़न के जांच के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास अधिकारी ने जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष के तौर पर अधिवक्ता नुपुर पाल की नियुक्ति की गई है। इनके अलावा समिति में नेहा लहरिया, ऋषि मिश्रा और राणा बानो को सदस्य बनाया गया है। यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें समिति में की जा सकती है। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे ने नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्य की बधाई और शुभकामनाएं दी है। बिलासपुर के सकरी के सत्यश्री ज्वेलर्स में हुई गोलीकांड में आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में एसपी बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल के नेतृत्व में बनी 8 टीमों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामले का खुलासा बिलासपुर पुलिस करने वाली है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में झारखंड से 4 आरोपी कार से बिलासपुर पहुंचे थे। इसके अलावा 2 आरोपी बिलासपुर के ही बताए जा रहे हैं, जो बाइक से वारदात को अंजाम देने घटनास्थल पहुंचे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की तो पता चला कि लूट को अंजाम देने के लिए वे उक्त ज्वेलर्स दुकान में पहुंचे थे। घटनास्थल से कुछ दूरी पर आरोपी अपने कार को छोड़कर 2 बाइक में 3-3 आरोपी सत्यश्री ज्वेलर्स पहुंचे थे। इस दौरान दुकान के संचालक से आरोपियों की झूमाझटकी हुई, जिसके बाद लूट को अंजाम न देने के कारण आरोपियों ने 2 फायर किया। पहली गोली दुकान के ग्लास में लगी और दूसरी गोली संचालक आलोक सोनी के कंधे पर लगी, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल एसपी प्रशांत अग्रवाल समेत अन्य पुलिस अफसर वहां पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में खंगालना शुरू किया और तकनीकी आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 अन्य जिलों के एसपी को भी घटना की जानकारी तत्काल दी गई, जिसमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और मुंगेली पुलिस शामिल है। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी सड़क मार्ग से होते हुए यदि यहां से निकले तो उन्हें दबोच लिया जाए। अगर आप भी हर कार्य के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजधानी रायपुर में एक बुजुर्ग नौकरी खोजते खोजते इंटरनेट के माया जाल में ऐसा फंसा कि उसने लाख 2 लाख नहीं बल्कि 4 लाख से ज्यादा की रकम गंवा दी। गरीबी में आटा गीला की तर्ज पर हुई वारदात में रिटायर 61 वर्षीय निर्मलेंदु सुमतदार इंटरनेट पर नौकरी खोजते खोजते एक ऐसी साइट पर जा पहुंचे जहां मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखे पैसों का उन्होंने गंवा दिया। पीड़ित बुजुर्ग ने 22 मई 2020 को naukri.com में अपना रिज्यूम जमा किया था, जिसके बाद उनके पास 2 अलग अलग नंबरों से फोन आए, जिसमें सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में सिलेक्शन किए जाने का झांसा देकर पीड़ित से आरोपियों ने मेडिकल चेकअप, सिक्योरिटी जांच के नाम पर उनसे 4,13,604 रुपए जमा करा लिए।
लेकिन जब पीड़ित को बताए समय के अनुसार भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तो उन्होंने उन फोन नंबर पर कॉल किया, लेकिन दोनों नंबर लगातार बंद है। जिसके बाद पीड़ित को ठगी होने का एहसास हुआ और उसने डीडी नगर पुलिस की शरण ली। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। धान नहीं बेच पाने से नाराज किसान ट्रैक्टर लेकर कलेक्टर पहुंचे। किसान अपनी धान खरीदने की मांग कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में भाजपा नेता ओपी चौधरी भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। ओपी चौधरी के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में वर्ष 2019 में 4.5 साल की भांजी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने शनिवार को पीटीआई भाषा को बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ममता बेजवानी ने शुक्रवार को दिए फैसले में 28 वर्षीय दोषी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने सुपेला पुलिस थाने के अंतर्गत मॉडल टाउन इलाके में स्थित अपने घर में बहन की बेटी का 19 अगस्त 2019 को उस समय यौन उत्पीड़न किया जब वो अपनी मां के साथ उसके घर आई थी। वर्मा ने बताया कि आरोपी को उसकी बहन नहीं पकड़ा और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376A(b) 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सजा, धारा 376(2)(f) पीड़िता को रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक या उसके भरोसेमंद होकर अपराध को अंजाम देना के तहत दोषी ठहराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के अवसर पर उन्हें नमन किया है। ट्वीट कर महात्मा गांधी के महान कार्यों को याद किया है। सीएम बघेल ने ट्वीट कर लिखा कि तानाशाही, अत्याचार के बादल चंद पल अंधेरा तो कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई और अहिंसा के सूरज के आगे उनको एक दिन नतमस्तक होना ही पड़ता है। गांधी जी आज भी हमारे दिलों में हैं। वो हर रोज फिर उनका कत्ल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रोज हार जाते हैं। शहीद दिवस पर कोटि कोटि नमन। महात्मा गांधी सह देश के अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर बलिदानियों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को बड़ी सफलता मिली है। कोरबा बटालियन और जिला के जवानों ने 2 नक्सलियों को दबोचा है। पकड़े गए दोनों नक्सली आईईडी लगाने के एक्सपर्ट है। 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी की पुष्टि एसपी केएल ध्रुव ने पुष्टि की है। बताया कि चितलान इलाके में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने आईईडी लगाते थे। दोनों लंबे समय से नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं। वहीं कई वारदातों को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार सर्चिंग पर निकले कोबरा 201 बटालियन और जिला के जवानों ने दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस अभी दोनों नक्सली से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ में बदले मिजाज के मौसम के चलते आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में भारी गिरावट हुई है। वहीं एक बार फिर ओस की बूंदें जम गई। इधर राजधानी वासियों को भी आज सुबह ठंड का एहसास हुआ। बादल के खुलते ही तापमान में गिरावट हुई है। पेंड्रा इलाके में इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान आज दर्ज किया गया, जहां पारा न्यूनतम 4 डिग्री पहुंच गया है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही हल्की बूंदाबांदी के बाद अब इलाके में ठंड का कहर देखा जा रहा है और बीती रात सबसे सर्द रात रही। इस क्षेत्र से लगे अमरकंटक इलाके में भी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हुई है और आज पारा यहां 3 डिग्री के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचा। अमरकंटक से लेकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले तक पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में आ गया है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम कमोबेश इसी तरह के रहने की संभावना है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में अपनी बेटी सुहाना खान और छोटे बेटे अब्राहम के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुहाना खान अपनी आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क जा रही है और शाहरुख खान उन्हें छोड़ने गए थे। इस दौरान शाहरुख लंबे बालों में कैप लगाए दिख रहे थे। उन्होंने ये लुक फिल्म पठान के लिए अपनाया है। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को लेकर बताया जा रहा है कि वो कोरोना महामारी की वजह से लंबे समय से मुंबई में ही रह रही थी। हालांकि अब वो आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो चुकी है। बता दें कि सुहाना खान सोशल मीडिया पर भी खासी एक्टिव रहती है और अपनी लेटेस्ट पोस्ट की वजह से खूब सुर्खियां बटोरती है। सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी फिल्मों और अंदाज को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। दीपिका पादुकोण का फिर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्ट्रेस ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हुई दिखी। इस दौरान दीपिका ने फैंस को भी लिखा, निराश नहीं किया और उनके साथ फोटो भी खिंचाई। दीपिका पादुकोण का यह वीडियो खूब देखा जा रहा है। दीपिका पादुकोण वैसे भी अपने सारे काम खुद ही करना पसंद करती है। उन्होंने इस बार इसका उदाहरण भी दे दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपिका ने ब्लैक स्वेट शर्ट और टॉर्न जीन्स पहना हुआ था और साथ ही हाथों में कैरी बैग लिया हुआ था। इस वीडियो को मशहूर फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। दीपिका पादुकोण के वीडियो पर फैंस खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं।
रॉकिंग स्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब सुपरस्टार यश के फैंस का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है। रॉकिंग स्टार यश ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने फिल्म का एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसमें लिखा है केजीएफ चैप्टर 2 आगामी 16 जुलाई को थिएटर में रिलीज होगी। टीवी और बॉलीवुड में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाली अंकिता लोखंडे इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। वह अक्सर अपना वीडियो और फोटो शेयर कर फैंस के साथ जुड़ी रहती है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक खूबसूरत वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अंकिता लोखंडे रेड कलर का सूट पहने नजर आ रही है। साथ ही वह लता मंगेशकर के गाने तेरे बिना जिया जाए ना पर जबरदस्त एक्सप्रेशन भी दे रही है। सैफ अली खान के साथ फिल्म जवानी जाने मन से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली अलाया फर्जीवाला सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। जवानी जाने मन में अलाया ने सैफ की बेटी का किरदार निभाया था, जिसे काफी पसंद भी किया गया। अब अलाया ने ग्लैमरस फोटोशूट करवाया है। अलाया फर्जीवाला अक्सर फोटोशूट करवाती रहती हैं। उन्होंने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ बेहद खूबसूरत फोटोज को शेयर किया है। हाल ही में अलाया ने फेमिना और ग्राजिया जैसी बड़ी मैगजीन्स के लिए फोटोशूट करवाया था। इन फोटोज में आप अलाया का सेंशुअल अवतार देख सकते हैं। ब्लैक ड्रेस में अलाया का अंदाज देखने लायक है। उन्होंने फोटो को शेयर करते हुए लिखा, मैं स्टूल पर हमेशा ऐसे ही बैठती हूँ। इसके अलावा और भी फोटोज उन्होंने शेयर की है। बिग बॉस 14 में ये कई बार देखा गया है कि सलमान खान ने राखी का दिल खोलकर सपोर्ट किया है। उनकी गलतियों पर भी कई बार पर्दा डाला गया है। घर वालों के तानों से बचाने का काम भी हुआ है, लेकिन अब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इस समय सोशल मीडिया पर वीकेंड के वार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में सलमान खान खुलकर राखी का बचाव कर रहे हैं। सलमान की नजरों में अभिनव संग राखी की हरकतें सिर्फ मजाक हैं और इसे एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। सलमान के इस रवैये से अभिनव तो नाराज हैं ही, इसके अलावा दर्शक भी गुस्सा हो गए हैं। मेकर्स की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि मेकर्स एंटरटेनमेंट और चीपनेस के बीच फर्क नहीं कर पा रहे हैं। होस्ट सलमान पर भी कई तरह के सवाल दागे जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन के करियर का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। फिल्म प्यार का पंचनामा से मशहूर हुए कार्तिक को एक के बाद एक बड़ी फिल्में मिल रही हैं और अब खबर है कि वह जल्द ही शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड रिलीज एंटरटेनमेंट की एक फिल्म में कटरीना कैफ के साथ काम करते नजर आ सकते हैं। फिल्म का नाम होगा फ्रेडी और इसका निर्देशन दिग्गज फिल्म मेकर अजय बहल करेंगे। कार्तिक ने फ्रेडी में काम करने की खबर तो पहले ही आ गई थी और अब खबर है कि कटरीना को कार्तिक के अपोजिट कास्ट किया जा सकता है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर ने कटरीना से संपर्क करके उन्हें रोल ऑफर किया है। कटरीना का किरदार न सिर्फ फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, बल्कि कई मायनों में कार्तिक के किरदार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पीड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे लेंगे इजाजत। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज।